नमस्कार, दस के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। हमारे साथ मानस जायसवाल और शिल्पा राउत पिछले शो से बने हुए हैं। साथ ही निर्मल बैंक से विकास सालुंके और सेंट्रल ब्रोकिंग के नीलेश जैन भी अपनी टॉप ट्रेड्स के साथ जुड़ेंगे। मार्केट और बजट और बाजार पर बात करने के लिए एल्केमी कैपिटल मैनेजमेंट के क्वांट हेड और फंड मैनेजर आलोक अग्रवाल जी जुड़ेंगे हमारे साथ। और टेक्निकल्स और रॉकेट कॉल्स के लिए केडियानॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया से होगी बातचीत। ये सब कुछ ही देर में लाइंड अप है। निफ्टी 200 पॉइंट ऊपर 23,561 पर, बैंक निफ्टी 750 पॉइंट ऊपर। शानदार तेज़ी इस समय जिसे लीड कर रहे हैं दो सबसे बड़े प्राइवेट बैंक्स, जी हाँ, आईसीआईसीआई बैंक और उसके अलावा एचडीएफसी बैंक, दोनों में आपको दिखाई देगी बहुत शानदार तेज़ी। मीनवाइल उसके अलावा बीईएल, हिंडाल्को, टाटा मोटर्स में अच्छी शॉर्ट कवरिंग आ रही है आज। कल शॉर्ट करने वाले फंस गए हैं यहाँ पर। टाटा मोटर्स लेकर आइए एक बार जरा स्क्रीन पर। ये स्टॉक अब 700 क्रॉस करता हुआ, ये देखिए 706 पर इस समय। उसके अलावा एसबीआई, इन्फोसिस, ये कुछ और स्टॉक्स हैं जहाँ पर तेज़ी है। अच्छा, थोड़ा सा ट्रेंड में वापस वीकनेस आ रही है। ट्रेंड पे ध्यान रखिएगा। 4-4.5% ये स्टॉक अब आपको नीचे दिखाई देगा। जहाँ तक बात है एफएनओ स्टॉक्स की, सबसे ऊपर आज का हमारा बिग स्टॉक संवर्धन, मदरसन, उसके अलावा सोना बीएलडब्ल्यू, एनसीसी, बैंक ऑफ इंडिया, वोडाफोन आइडिया, पीएफसी, आरईसी, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पर मोमेंटम शानदार है। फिर जी, ये थी अब तक की बाजार की छोटी सी समरी। और मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है बाजार में। हमारा जो आज का क्रम है वो आपकी स्क्रीन पे अनुज ने रख ही दिया है। ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। विकास सालुंके और नीलेश जैन फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके जुड़े हैं। शिल्पा जी और मानस जी पिछले कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में भी। आप सभी को नमस्कार एक बार फिर से। नीलेश, आपके दो ट्रेड्स इस वक्त के। वेरी गुड मॉर्निंग वीरेन जी। देखिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। खरीदारी पर फोकस है और सबसे पहले खरीदने की सलाह होगी पिरामल एंटरप्राइज को। एनबीएफसी स्पेस में काफी अच्छा रिबाउंड हम आज देख रहे हैं और यहाँ पर एक मोमेंटम जो है वो कंटिन्यू होता हुआ नजर आ रहा है। तो पिरामल एंटरप्राइज में ऊपरी स्तरों पर 1060 एंड 1075 ये दो टारगेट होंगे। पिरामल एंटरप्राइज को लॉन्ग करने की सलाह होगी। 1025 का स्टॉप लॉस होगा। इसके अलावा ओवरऑल बैंकिंग पे भी काफी अच्छा मोमेंटम हम आज देख रहे हैं। तो यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इस पर्टिकुलर स्टॉक को लॉन्ग करने की सलाह होगी। इसके फ्यूचर्स में काफी अच्छा मूव हमें देखने को मिल रहा है। शॉर्ट्स काफी यहाँ पे बने हुए थे, वो कवर होते हुए नजर आए। तो यहाँ पे ऊपरी स्तरों पर 785 और 800 तक का मूव यहाँ देखने को मिल सकता है। आज के दिन के लोवेस्ट लेवल लगभग 765 के स्टॉप लॉस से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के फ्यूचर्स को लॉन्ग करके चल सकते हैं। ओके, चलिए अब चलते हैं विकास सालुंके के पास। विकास जी, गुड मॉर्निंग, आपकी ट्रेड्स। गुड मॉर्निंग अनिल जी। देखो, ओवरऑल मार्केट का सेटअप यहाँ पे स्ट्रांग है। मुझे लगता है कि अंबुजा सीमेंट यहाँ पे वापस एक रिवर्सल पॉइंट दिखा रहा है। 60 मिनट चार्ट पे जो मोमेंटम इंडिकेटर है यहाँ पे एक पॉजिटिव क्रॉस ओवर दिख रहा है और इसमें जिस हिसाब से एक सेल ऑफ देखने मिला था लास्ट कुछ दिनों में, वहां से एक रिट्रेसमेंट भी कंप्लीट हो चुकी है। तो मुझे लगता है एक अच्छा पुल बैक रैली यहाँ पे देखने मिल सकता है। 524 के टारगेट के लिए अंबुजा सीमेंट को यहाँ पे बाय करना और नीचे में 496 का स्टॉप लॉस लगा के इसको 1 से 2 दिन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी होल्ड करके लेके जा सकते हैं। दूसरा मेरा बाय कॉल रहेगा चोला फाइनेंस। चोला फाइनेंस में यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट देखने मिल रहा है। 1340 के ऊपर का ब्रेकआउट था जो आज के इंट्राडे में यहाँ पे ब्रेक हो चुका। मुझे लगता है जो मोमेंटम है वो अभी भी अच्छी तरह से कैरी करते हुए देखने मिलेगा। तो 1420 के टारगेट के लिए इसको बाय करना है। नीचे में जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट देखने मिलेगा 1340 का, तो 1340 के स्टॉप लॉस से इसको बाय करना है 1420 के टारगेट के लिए। तो दूसरा मेरा बाय कॉल रहेगा चोला फाइनेंस। ओके, चोला आपका यहाँ पे कॉल रहेगा। शिल्पा जी, आपके दो ट्रेड्स। जी वीरेंद्र जी, मेरा पहला बाय रहेगा भेल में। बीएचईएल में बहुत स्ट्रॉन्ग एक अपसाइड चालू हुआ है जिसका मुझे लगता है कि अपसाइड इस सीरीज में आपको 225 तक भी देखने को मिल सकता है। तो आप 198 के स्टॉप लॉस एक पोजिशनल व्यू भी ले सकते हैं 225 के लिए। इंटरडे 210 के लेवल्स आई कैन सी कि आ सकता है। तो भेल में रहेगा बाय पहला। दूसरा बाय मेरा रहेगा एनबीसीसी में। एनबीसीसी भी एक अच्छे लेवल पे है और रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है। 90 पे सपोर्ट है और अगर अपसाइड जाता है तो पोजिशनली 110 तक के भी अपसाइड पोटेंशियल ओपन है। तो ये भी एक अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल ट्रेड है। तो 90 का स्टॉप लॉस एंड लुक फॉर टारगेट्स ऑफ 100 से 110। ओके, चलिए अब मानस के पास चलते हैं। मानस, आपकी क्या होंगी दो पिक्स? अनुज जी, सबसे पहले तो केपीआईटी में खरीदारी करने की राय रहेगी। केपीआईटी में कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक बिल्कुल तैयार है एक फ्रेश ब्रेकआउट के लिए। काफी बेहतर वॉल्यूम्स मॉर्निंग से हम देख रहे हैं। तो आई थिंक 1429 के स्टॉप लॉस से केपीआईटी में खरीदारी करके चलना है और 1515 के टारगेट सेट करने हैं केपीआईटी में। तो दूसरा स्टॉक है वो जीएनएफसी का है। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो स्टॉक बिल्कुल तैयार हो गया है फ्रेश ब्रेकआउट के लिए। बड़ा कंसोलिडेशन था, इनवर्स टेंडेंशियल पैटर्न का ब्रेकआउट
देने के लिए बिल्कुल तैयार है, नेकलाइन के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो जीएनएफसी में खरीदारी करेंगे 558 के स्टॉप लॉस से 580 580 रुपए के टारगेट के लिए। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बजट और बाजार पर चर्चा करने के लिए अल्केमी कैपिटल मैनेजमेंट के क्वांट हेड और फंड मैनेजर आलोक अग्रवाल जुड़े हैं। उनसे समझते हैं अब मार्केट में क्या करना है। आलोक जी, गुड मॉर्निंग। मार्केट में शानदार मोमेंटम और कल के उस ट्रेंटम के बाद शायद मार्केट वापस बजट पर फोकस करता हुआ, क्या आपका व्यू है अब जो मिडिल क्लास को बूस्ट दिया गया है, कंजम्पशन को जो बूस्ट दिया गया है, क्या ये मार्केट को इस बेरिश फेज से बाहर निकाल पाएगा? हाँ, गुड मॉर्निंग अनुज। काफ़ी हद तक हाँ, बहुत ही बैलेंस्ड तरह का बजट रहा, जहाँ कैपेक्स को उन्होंने इग्नोर नहीं किया और साथ ही साथ कंजम्पशन के लिए अर्बन एज वेल एज रूरल दोनों के तरफ उन्होंने पुश दिया है। तो काफ़ी हद तक पॉजिटिव रहा है। वो समझ पाए कि कंजम्पशन की कमी है, डिमांड की कमी है। तो मिडिल क्लास को बोनांजा देते हुए ये बजट काफ़ी हद तक बैलेंस था। काबिल तारीफ इसलिए भी है क्योंकि कंजम्पशन का ध्यान रखना, साथ में कैपेक्स का ध्यान रखना और फिस्कल प्रूडेंस भी दिखाना, जहां डेफिसिट्स बढ़े नहीं, इस हिसाब से काफ़ी अच्छा बजट था। एंड यस, आपने जैसे कहा कि कल शायद यूएस के टैरिफ एक्शन की वजह से थोड़े रिएक्शंस थे, बट ओवरऑल काफ़ी पॉजिटिव बजट है और शायद स्लोडाउन को आंसर करते हुए ये बजट काफ़ी लाभदायक साबित हो। तो अब आपने बजट के बाद कुछ डिसाइड किया है क्या कि पोर्टफोलियो को लेकर टिंकरिंग की जाए? एक जो कंसेंसस व्यू बन के आया था या नियर कंसेंसस कि कंजम्पशन को ओवरलोड किया जाए, ओवरवेट किया जाए और कैपेक्स को कम किया जाए। अगर ध्यान से नंबर्स को देखें अनुज, की नंबर्स को क्यों ऐसा कहा जाता है, अगर थोड़ी हिस्ट्री में जाएं, FY 16 से लेके फाइनेंशियल ईयर 20 तक 4 साल कैपेक्स की ग्रोथ लगभग 7.5% पर एनम थी। लेकिन FY 20 से 24 ये ग्रोथ 30% हो गई थी। तो इतनी फास्ट ग्रोथ जब थी कैपेक्स में, उसके वजह से लग रहा था सब कुछ कि सिर्फ कैपेक्स ड्रिवन ग्रोथ आ रही है। लेकिन पिछले 2 सालों में FY 24 से FY 26 की फिगर देखें तो कैपेक्स की ग्रोथ 8.5% है। अब देखा जाए तो हायर बेस पे 8.5% कम नहीं होता। कैपेक्स टू जीडीपी रेशियो 4.3% काफी सालों का हाई है। तो ऐसा नहीं है फोकस हट गया है, लेकिन इतने लंबे पीरियड, 4 साल के लंबे ग्रोथ के बाद में, काफी ऑर्डर बुक्स बढ़ने के बाद में इस वक्त जरूरी था कि एटलीस्ट 1 या 2 साल थोड़े कंजम्पशन पे भी ध्यान दिया जाए, डिमांड पे भी ध्यान दिया जाए। वो गवर्नमेंट ने किया है। उन्होंने काफी हद तक अपने जितने भी इंटरव्यूज थे, जितने भी उन्होंने कहा है, कैपेक्स से ध्यान नहीं हटा है। बट ये 2 साल ग्रोथ पिछले 4 सालों के मुकाबले थोड़ी कम दिख रही है। ओके, अच्छा आलोक जी, अब आते हैं एक दो ऐसी बास्केट्स पे जो कि अब मूव जनरेट कर रही हैं और जहां पे स्ट्रेंथ विजिबल है और उनके पास एक ट्रिगर भी है। देखिए, अभी हम बैंकों की चर्चा कर सकते थे, लेकिन लेट्स टॉक अबाउट आईटी एज ऑफ नाउ। आईटी के नंबर्स को आपने देखा, कुछ अगर एक आधे इंसिडेंट्स थे, जैसे फॉर इंस्टेंस HCL टेक्नोलॉजीज, अदर देन दैट ऑल वाज वेल। आपकी राय इस वक्त क्या है आईटी को लेकर, क्योंकि आईटी इस वक्त एक बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशो रख रहा है बीते 1 महीने के प्राइस डैमेज के बाद, और ये वो स्पेस है जिसने पूरे CY 24 के सेकेंड हाफ में लीडरशिप अपने पास रखी पोस्ट इलेक्शन। आईटी कैसा प्लेस लग रहा है आपको? अगर मैं आईटी को ध्यान से देखूं, अगेन इसको 2-3 तरीके हैं देखने के। एक तो जो लार्जर कैप आईटी है, उनमें तो ग्रोथ पिछले साल भी खास नहीं थी। अभी भी जो नंबर्स आ रहे हैं, कोई खास ग्रोथ नहीं है। खास ग्रोथ मैं उनको बोलूंगा जो कम से कम, अगर देश की नॉमिनल जीडीपी 11-12% मिनिमम बढ़ रही हो, तो कम से कम उसके ऊपर के ग्रोथ नंबर्स आए, जो कि जो फ्रंट लाइन मेन आईटी कंपनी है उसमें कम दिख रही है। लेकिन कुछ मिड कैप ओरिएंटेड आईटी कंपनीज हैं जो उस नंबर्स पे अच्छी ग्रोथ दे रहे हैं और वो अच्छा कर भी रहे हैं, और वो कुछ हमारे पोर्टफोलियोज में भी हैं। लेकिन एट द सेम टाइम ये समझना जरूरी है कि पिछले साल के इलेक्शन के बाद जहां क्वेश्चन मार्क आ रहे थे कि फोकस कंजम्पशन की तरफ है या कैपेक्स की तरफ है, ऐसे में डिफेंसिव सेक्टर के रूप में भी आईटी उभर के आया। एट द सेम टाइम जब डॉलर स्ट्रेंथन हो रही है, हम देख रहे हैं ऑलरेडी रुपी ऑल टाइम लो पे जा चुकी है, तो ऐसे में भी आईटी सेक्टर को फायदा होता है। लेकिन प्योर ग्रोथ के लिहाज से और उसके साथ वैल्यूएशन को कंबाइन करते हुए देखें तो ओनली जो मिड कैप आईटी सेक्टर है जहां पे ग्रोथ अच्छी नजर आती है, वो सेगमेंट पे हम पॉजिटिव हैं। बट फ्रंट लाइन ट्रेडिशनल आईटी सेक्टर पे उतने पॉजिटिव नहीं है।
अच्छा आलोक जी, ये टैरिफ वॉर, आई मीन अब कल के बाद शायद लग रहा है, अभी हम कुछ देर पहले बात भी कर रहे थे कि वो थोड़ी धीमी पड़ जाएगी। थोड़े ट्रंप जी के भी जो स्वर है ना, अब वो थोड़े शायद इस रोल बैक के बाद 30 दिन ही सही, लेकिन थोड़े से धीमे तो पड़ ही जाएंगे। और दूसरी बात है, दूसरी कंट्रीज भी जिस तरीके से रिटेलिएट कर रही हैं, वो भी एक अलग फैक्टर था। अभी बीच में एक उन्होंने फार्मा को लेकर टिप्पणी की थी, उसके बाद हमारा फार्मा भी काफ़ी दबाव में आ गया था। आप हमारे फार्मा स्पेस पे क्या व्यू रखते हैं इस वक्त? क्या ये जो डिप आया है इसको लेना चाहिए, बाय करना चाहिए? फार्मा में वेरियस सेगमेंट्स हैं। जो सेगमेंट प्योर जेनेरिक सेगमेंट होते हैं, जिनको सिर्फ यूएस एक्सपोर्ट करनी है, जेनेरिक्स को, जो ब्रांडेड मेडिसिन वहाँ पे ऑफ पेटेंट हो जाते हैं, उनमें हमारा उतना व्यू पॉजिटिव नहीं है। लेकिन जो डोमेस्टिक फेसिंग फार्मा साइड है, हेल्थ केयर में है, भले वो हॉस्पिटल्स हो, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो सेगमेंट्स हो जो एपीआई मैन्युफैक्चरिंग करती हैं और सीडीएमओ स्पेस में है, क्योंकि ऐसे सेगमेंट्स में ग्रोथ भी है और कुछ हद तक दूसरे कंट्रीज से प्रोडक्शन यहाँ शिफ्ट भी हो सकते हैं। तो उन सेगमेंट्स में हम पॉजिटिव हैं हेल्थ केयर। बाकी जो जैसे मैंने कहा जनरल सेगमेंट पे उतने पॉजिटिव नहीं। ओके, बिल्कुल। अच्छा, मीनवाइल शानदार मूव्स इस समय काफ़ी इंडिविजुअल स्टॉक्स में आ रहे हैं। आलोक जी, एक पॉकेट जिसने काफ़ी पेन देखी थी वो थी एमएफआई स्पेस और उससे रिलेटेड बैंक्स। क्या यहाँ पर अब थोड़ा सा एक अग्रेसिव व्यू लिया जाए, क्योंकि यहाँ पर स्टॉक्स काफ़ी करेक्ट हो चुके हैं, या अभी इनको अवॉइड करेंगे आप? एमएफआई पे इन जनरल मैं थोड़ा स्केप्टिकल रहता हूँ, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं हो पाता। उनकी पॉजिटिव साइड डेफिनेटली ये है कि कंपेयर टू जो उनको क्रेडिट नहीं मिल पाती, उसके मुकाबले हायर मार्जिन जो भी बैंक्स और लेंडर्स चार्ज करते हैं, वो पॉजिटिव है। बट एवरी फ्यू इयर्स हमने हिस्ट्री में देखा है दैट एवरी फ्यू इयर्स इस सेगमेंट में बहुत जोर से क्रेडिट कॉस्ट स्पाइक कर जाती है, रूल्स रेगुलेशंस चेंज हो जाते हैं, तो स्टेबिलिटी बहुत मिसिंग होती है सेगमेंट में। उससे बहुत बेटर मुझे लगती है कि जो प्राइवेट लेंडिंग होती है इन टर्म्स ऑफ रिटेल साइड, वो मैं जनरली प्रेफर करता हूँ। एंड अगर लेंडिंग स्पेस में पोजीशन अगर मुझे लेनी हो, तो जाहिर है फॉलिंग रेट्स के समय में एनबीएफसीज थोड़े बेटर होते हैं दैन बैंक्स, क्योंकि फॉलिंग रेट उनको ज़्यादा फायदा करता है। ओके, अच्छा, व्हाट अबाउट सीवी फाइनेंसिंग? काफ़ी शानदार मूव्स देखे हमने श्रीराम फाइनेंस और चोलामंडलम में, और आज भी मैं सुबह एक कमेंट सुन रहा था इंडसइंड बैंक की, वो कह रहे थे कि सीवी फाइनेंसिंग के लिए अगला क्वार्टर शायद वन ऑफ द बेस्ट एवर होगा। यहाँ पर अब आपका क्या व्यू होगा? हाँ, सीवी फाइनेंसिंग में भी हमारा व्यू पॉजिटिव है। एंड उस सेगमेंट्स में नंबर्स जैसे आपने कहा, श्रीराम फाइनेंस हो चाहे चोला हो, अदर्स के नंबर्स भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। एंड वो सेगमेंट एक बेस से निकल के आ रहा है, कुछ खराब समय का कंसोलिडेशन के बाद निकल कर आ रहा है, तो ग्रोथ की स्कोप काफी ज्यादा है उसमें, एंड उस सेगमेंट में भी हम पॉजिटिव व्यू रखते हैं। अच्छा, ये हो गई बात, एक एक करके सारे सेक्टर्स हमने पकड़ ही दिए। यहाँ पर फार्मा का भी बात जिक्र हो गया, आईटी का भी जिक्र हो गया, बट अभी आलोक जी बहुत सारी नई थीम्स हैं, स्पेशली क्यूएसआर सेगमेंट में। अब उसमें मैं जोमेटो को भी इंक्लूड कर लूँ, वी हैव पेयर्स लाइक स्विगी एज वेल, एंड स्पेशली आफ्टर दिस आई थिंक सब्सटेंशियल टैक्स कट। ये 2-3 थीम्स पे अभी और काबिज होना चाहिए। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि अब काफ़ी बड़ा कंपिटिटिव एनवायरनमेंट हो गया है यहाँ पर इस कैटेगरी में भी, पर इन 2-3 स्टॉक्स पे आपका व्यू क्या है इस वक्त, इन स्पेशली ऑन द क्यूएसआर सेगमेंट? क्यूएसआर सेगमेंट और स्पेशली प्लेटफॉर्म बेस्ड जो कंपनीज हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस होल्ड करने लगी है कंट्री में भी। पहले क्या होता था, एफएमसीजी कंपनीज जो ब्रांड होल्डर्स थे, उनके पास ही ज़्यादा बार्गेनिंग पावर होती थी कंपेयर टू जो होलसेलर्स और रिटेलर्स होते थे। अब डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेंथ इनके प्लेटफॉर्म की वजह से इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि इनके पास बार्गेनिंग पावर आ रही है, तो वो उसके वजह से अर्निंग्स ग्रोथ भी इनके पास ज़्यादा है, एंड कुछ हद तक ज़्यादा विजिबिलिटी होने की वजह से इनके पास वैल्यूएशन स्ट्रेंथ भी रहेगी। तो दैट्स वाई हम इस सेगमेंट पे काफ़ी पॉजिटिव हैं। जैसे आपने कहा कि बिकॉज इस बार जो टैक्स के प्रपोजल्स आए, जहाँ पे 12 लाख तक के इनकम को टैक्स फ्री ऑलमोस्ट कर दिया गया है, उसके वजह से भी बहुत सारे लोग के पास डिस्क्रिशनरी इनकम बढ़ जाती है। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नोट करने की ये है डिस्क्रिशनरी साइड में कि 150 करोड़ के पॉपुलेशन में केवल 7.5 करोड़ लोग इनकम टैक्स फाइल करते हैं।
लेकिन एट द सेम टाइम अगर बल्ज देखें इनकम टैक्स स्लैब्स में, तो ज्यादा बल्ज नजर आता है जहां पे टैक्स फ्री इनकम लगभग 5 लाख थी, वहां पे सबसे बड़ा बल्ज नजर आता है कि जहां पे सबसे ज्यादा रिटर्न्स फाइल होते थे। मेरा मानना है दैट क्योंकि ये स्लैब ऑलमोस्ट 12 लाख तक टैक्स फ्री हो गया है, काफी हद तक लोग इसके अंदर टैक्स नेट के अंदर आएंगे। और ये जो 7.5 करोड़ की फाइलिंग है, ये नंबर्स और बढ़ेंगे। जो 5% लोग फाइल कर रहे हैं, शायद ये 7-8% तक भी चला जाए। तो ज्यादा लोग टैक्स नेट में आना, ज्यादा लोग बैंकिंग लाइंस में आना, वो भी इन सब ऑनलाइन कंपनीज के लिए काफी फायदेमंद है। और इसीलिए काफी हद तक डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग के एवेन्यूज सिर्फ टैक्स सेविंग से नहीं, बल्कि काफी हद तक जो लोग टैक्स नेट से बाहर हैं और टैक्स नेट के अंदर आ जाएं, उससे भी काफी हद तक डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग बढ़ेगी। ओके आलोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सब टॉपिक्स पर अपना व्यू देने के लिए। ये बात हुई एल्केमी कैपिटल से। अब मार्केट के टेक्निकल्स की बात करते हैं और हमारे साथ केडियानॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। सुशील, गुड मॉर्निंग। वो 22,800 पर एक व्यू लिया था आपने 30,000 का, 700 पॉइंट तो पलक झपकते ही आ चुके हैं। अब ये यहाँ पर भी लॉन्ग हो जाए क्या निफ्टी पर? और अगर हो रहे हैं लॉन्ग, तो क्या एक व्यू लिया जाए, किस पेस से ये बड़ा मूव आ सकता है मार्केट में? देखिए, वो श्रीदेवी की एक फिल्म आई थी जिसका नाम था चालबाज। बिल्कुल। उसमें एक गाना था, किसी के हाथ ना आएगी ये लड़की, कहां से आई है कोई ना जाने, कहां पे जाएगी कोई ना जाने। ठीक है, तो कभी ट्रम्प आ गया, नहीं, ना जाने कहाँ से आई है, ना जाने कहाँ को जाएगी। राइट, हर किसी को दीवाना बना देगी। श्रीदेवी का कोई भी गाना ना आप मैं मतलब मुझे याद है, तो इसके लिए वो वाह ऐसे तरह से गाना। हाँ, तो आज एक सीक्रेट पता चल गया कि कोई श्रीदेवी को कितना लाइक करता है। सीक्रेट क्या है? ओपन कन्फेशन है, सीक्रेट की तो बात ही नहीं है इसमें। हाँ, ये ईमानदारी के हम घायल हो गए, बिल्कुल ऐसी ईमानदारी होनी चाहिए चारों तरफ। तो ऐसा देखो, मासूमियत पैसे बना जाएगी और सोचने वाला देखता रह जाएगा। हमेशा यही होता है शेयर बाजार में, मासूम पैसा बनाता है और जरूरत से ज्यादा सोचने वाला खाली सोचता रह जाएगा। कभी ट्रम्प आ जाएगा, कभी ट्रेड वॉर आ जाएगा, कभी कैपेक्स को गवर्नमेंट ने इतना नहीं दिया। तो ये मनुष्य का स्वभाव है, इनर्शिया ऑफ इनएक्शन, कीप इनर्शिया ऑफ इनएक्शन। वो 27,000 की निफ्टी पे आपको मेरे को सारी दुनिया वापस लेक्चर देने आ जाएगी कि आप करेक्शन की बात क्यों कर रहे हो, आप पागल हो क्या। तो हमेशा ऐसे ही होता है, हर लेवल से कोई ना कोई स्टॉक बॉटम करता जा रहा है। कल के पैनिक में हिंडाल्को ने अपना बॉटम प्रिंट कर दिया। ठीक है, हो सकता है दिन एक दो के अंदर भारत बिजली बॉटम बना दे। हम बहुत सारे पीएसयू के स्टॉक्स के चार्ट देख रहे थे, कल हमारे क्लाइंट्स के साथ इंटरनल लंबा डिस्कशन था। एक ने उसमें भारत बिजली की चार्ट को पूछा, हमने देखा तो पीएसयू में सबसे सरप्राइजिंग चार्ट तो भारत बिजली है। हमने कल रात को इसको डिस्कवर किया कि भैया ये 3 गुना भी हो सकता है, ऐसे 10,000 का भाव भी बन जाएगा ओवर ए टाइम। तो अनुज, पूरा बाजार ऐसा हो रखा है कि जहां खाली भय ही भय और लोगों के अंदर एक जो बोर्डम है, और चार्ट सारी तैयार है। तो जिस किसी लेवल से जो चीज उठाते चले जाओ, मेरे को एक तरफा तेजी लगती है। कि बैंक लीड कर रहे हैं। चार्ट सारी एक तरफा तेजी की, हम क्या, हम कुछ नहीं है। नहीं, बिल्कुल। देखिए, हम तो जो मार्केट सबसे ऊपर है। चार्ट्स बैंकों के कैसे लग रहे हैं? आज आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक में शानदार तेजी है। एक मार्केट का सेंस बना रहा है कि अब रेट कट भी आएगा आरबीआई की तरफ से। जी बिल्कुल, मुश्किल बात नहीं, आ सकता है। और बैंक निफ्टी मेरे को लगता है कि ये सोचते रह जाएंगे, सोचने वाले देखते रह जाएंगे, देखने वाले। अगर पीसीआर प्लीज इस चार्ट को दिखा सके। इस बैंक निफ्टी पे मैं बिल्कुल बोर्ड था, एकदम डिसइंटरेस्टेड सा साउंड करता था आपको लास्ट 3 महीने से। वो बैंक निफ्टी को ही देख के, बैंक निफ्टी की चार्ट को ही देख के वो श्रीदेवी का गाना याद आया, किसी के हाथ ना आएगी ये लड़की। ये टर्मिनल ट्रायंगल बन गया, 5 वेव का करेक्शन पूरा हो गया, ABC हो गया। मैं ये 60,000 तक मार्क किया हुआ है। आप इतना अग्रेशन एक बार में मत करो। 54,000, फिर 56,000, फिर 60,000। ठीक है, हाथ ना आएगी ये लड़की, ये चार्ट चीख के गा रही है। एवरी पुल बैक इज ए अपॉर्चुनिटी टू गो लॉन्ग ऑन बैंक निफ्टी। आरबीआई रेट कट करे ना करे, चार्ट ने ठान ली इसको बढ़ना है। नहीं तो सुशील जी, जब चार्ट ने थाम ली है कि उसको आगे बढ़ना है, तो निफ्टी बैंक में मौजूद किन किन स्टॉक्स पे आप काफ़ी बड़े अपसाइड की बात कर रहे हैं? कौन फाइनेंस करेगा इस तेजी को? कौन फाइनेंस करेगा?
आपका इस प्रश्न तेजी को, अब बैंक निफ्टी चलेगा तो स्टॉक फ्यूचर चलेगा ना। हाँ, आप यही है कि कौन कौन से स्टॉक्स पे ज्यादा बुलिश हैं आप बैंक निफ्टी में? स्प्रेड सेम है, डे बाय डे कंफर्मेशंस इंप्रूव हो रहे हैं। बैंक निफ्टी पे हमारा विश्लेषण बिल्कुल वही है कंपोनेंट्स पे। वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टॉक्स बैंक निफ्टी में होंगे एचडीएफसी, आईसीआईसीआई। बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक्स होंगे आरबीएल, बंधन बैंक, इंडसइंड बैंक, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा। एसबीआई भी बढ़ जाएगा काफी हद तक, पर एक कोटक महिंद्रा बैंक और आईसीआईसीआई और एचडीएफसी बैंक लेके पैसा नहीं बनेगा। उनमें 10-15% मिल जाएगा तो मिल जाएगा। 25%, 30%, 40% कमाना है, आपको छोटे वाले बैंक्स में आना पड़ेगा। ओके, छोटे वाले बैंक्स पे आइए, शायद वो आपको ज़्यादा तेज़ी दें बजाय के आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक की। सुशील जी का मानना है। सुशील जी, ये पिछले 4-5 दिन में ऑटो में अच्छी बाइंग आई है। ऑटो पे आपका विश्लेषण क्या कहता है? ऑटो में क्या कर रहे हैं आप? सारे टू व्हीलर जो है ना रॉकेट उठते जा रहे हैं, चाहे वो बजाज ऑटो है, चाहे हीरो मोटोकॉर्प है। मार्केट इज मूविंग एब्सोल्युटली द वे वी हैव बीन एंटिसिपेटिंग इट। आपसे वीक ऑन वीक बात हो रही है लगातार कि बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प न्यू हाई की तरफ तैयारी में। टीवीएस मोटर्स का भी जितना करेक्शन हो लिया, वो भी भागेगा न्यू हाई में। टाटा मोटर्स का कभी रिजल्ट देख के कोई कूट देता है, कभी बोलता है ग्लोबल वॉरफेयर के कारण कूट देगा। मैं बोलता हूँ ब्रिटिश पाउंड की चार्ट को देख के टाटा मोटर्स में कोई 10-20 रुपए की मारामारी अंतिम वाली आ जाए तो उसको प्रेडिक्ट करने की मैं मूर्खता नहीं करूंगा। लास्ट के किले 20 रुपए को देख करके डबल होने की चांस है, उसको मैं मिस नहीं करूंगा। तो 4 व्हीलर्स की स्पेस में टाटा मोटर्स हमको श्रेष्ठ लगता है। तो लास्ट के 20 रुपए के लिए मैं इसमें 700 वाला 1400 बिक जाए उस संभावना से वंचित नहीं रह सकता। तो हम ये 20 रुपए की ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करेंगे जो कई लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। और महिंद्रा एंड महिंद्रा की रिटर्न्स लगता है टेपिड रहेगी। जो जो एकदम यूजुअल जहां नो ब्रेनर आइडियाज है ना, ये बिल्कुल ही गारंटीड है। वो सारी गारंटीड आइडियाज फेल हो जाए लगता है। महिंद्रा एंड महिंद्रा में जो होनी थी चाल एक बार होली, हम उसको अवॉइड करेंगे। मारुति भी थोड़ा सा वक्त से पहले ज्यादा स्पर्ट कर गया, पुल बैक में मिलेगा तो लेगा, नहीं तो छोड़ देंगे। तो सारे के सारे टू व्हीलर्स और उसके अलावा 4 व्हीलर्स के अंदर में टाटा मोटर्स को हम दबोचने के इंतजार में। 1-2 दिन में कभी भी रिवर्सल मिल जाएगा, हम उसको पकड़ लेंगे। 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स, चलिए ठीक है। कोई शॉर्टिंग आइडियाज़ में है इस मार्केट में, या अभी इस शॉर्ट को भूल जाएं, सिर्फ लॉन्ग पर फोकस करें? देखिए, दूरबीन लेके खोजने पर सब चीजें मिल जाती हैं। इस तरफ चारों तरफ बेफाम तेजी के माहौल में भी अपनी बात हुई थी ना अनुज, आज से 30% नीचे बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, एक सिर्फ रैली आ रही है 30% की। तो रैली आ चुकी। तो रैली आने के बाद अब हम बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व में शॉर्ट सेल करने के इंतजार में हैं। कभी भी ट्रिगर हो सकती है, जैसे नीचा बंद आना शुरू हो जाए। और अगले पड़ाव में हो सकता है कि चलते तेजी के भी बाजार में ये दोनों स्टॉक्स 30-30% गिर जाएंगे, तो हमें कोई आश्चर्य नहीं होगा। जिसको भविष्यवाणी न समझे, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को ऐसी चारों तरफ चतुर्दिक तेजी के बीच में जहां दूरबीन लेकर सौदा खोजना पड़ रहा है, उसको मैनेज भी माइक्रोस्कोप के नीचे करना पड़ेगा। तो ऐसे बाजार के अंदर में जहां चारों तरफ तेजी है, शॉर्ट वॉट के ट्रेड्स बिल्कुल ही बिगड़े हुए लोगों के लिए, शरीफ लोगों का काम नहीं है। बल्कि बजाज फाइनेंस को शॉर्ट करने से अच्छा मैं बोलता हूँ जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को लॉन्ग कर लो। और जो बिल्कुल ही पुराने सधे हुए रोज के सटोरी हैं, रोज के ट्रेडर्स हैं, वो बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व को शॉर्ट करके सामने पेयर ट्रेड करने के लिए जियो फाइनेंस ले सकते हैं। ओके, चलिए, आपने चर्चा की शुरुआत क्योंकि श्रीदेवी के गाने से की थी, तो एंड भी उसी से करते हैं। वो एक कोई चार्ट पर हवाई स्टॉक कौन सा होगा फिर इस समय? भारत बिजली का स्टॉक एक बार लगता है मान लो हवा भाई, और पूरा बाजार हवा भाई है। देखो, आपका जो इंडिगो फेवरेट रहता है ना, इंडिगो तो दे देगा 20% रिटर्न। स्पाइस जेट यहाँ से हो जाए डबल, लेमन ट्री बढ़ जाए 50-60%। ये आपके जितने भी ट्रैवल एंड टूरिज्म से रिलेटेड स्टॉक्स हैं, मतलब मान लो कि ईज माई ट्रिप में भी जितना दबा के रखा हुआ ईज माई ट्रिप को, अचानक से कभी भी ये रिवर्सल दे दे, ये भी यहाँ से डबल हो जाएगा। तो सारे ट्रैवल एंड टूरिज्म, एफएमसीजी के स्टॉक्स, ये ऑटो के स्टॉक्स डबल हो जाए यहाँ से इस लेवल की निफ्टी पे भी। रिलायंस और लीवर जैसा स्टॉक 50% बढ़ जाए, तो वो जो हवाई जो है ना, ये पूरा बाजार मेरे को लगता है गाना गाएगा, मैं हूं हवाई। थोड़े से दिनों की बात है, सबका मूड बदल जाएगा। चलिए, होप यही रहेगी कि सबका मूड बदल जाए। सुशील जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगले मंगल आपसे फिर बात करेंगे कुछ और स्टॉक्स और सेक्टर्स को लेकर। बाजार का मूड वैसे थोड़ा बदल चुका है, एक बार दिखाइए ज़रा। बुल्स वापस आ गए हैं बाज़ार में, भागते हुए दौड़ते हुए बुल्स। ये देखिए, ये इस समय बुल्स, ये दलाल स्ट्रीट के बाहर का लाइव फुटेज वीरो इस समय आपको दिखाई दे रहा है। ये देखिए, ये सब मतलब थोड़ा सा हमने इसको
इनोवेशन के साथ दिया है, दराज स्ट्रीट ही मान लीजिए इसको, लेकिन बुल्स की वापसी ये कहना गलत नहीं होगा। और एक चीज़ कहूँ बस, अब हो गया बहुत जो बेरिशनेस होनी थी। चलिए अब एक काम करते हैं, श्रेया और कंचन भी तैयार हैं अगले शो के लिए। चालबाज या मिस्टर इंडिया देखी थी आपने? जी सर, मिस्टर इंडिया तो देखी है। चालबाज? चालबाज नहीं देखी सर मैंने। चालबाज नहीं देखी? नहीं, मैंने नहीं देखी। फिर आपने तो देखी होंगी दोनों। अरे चालबाज तो गजब थी। मुगेम्बो खुश हुआ, मैं कुल मिला के कह रहा हूँ, जो आपने बोस दिखाया ना उसका मुगेम्बो खुश हुआ। हाँ बिल्कुल। चलिए इस शो को यहीं समेट लेते हैं और उसके बाद ट्रेडर्स हॉटलाइन इस छोटे से ब्रेक के बाद।